इसकी स्ट्रोक को हम इंक्रीज करते जाएं तो हमारे पास जो रिले स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके लिए जो मॉडिफिकेशन थी रिले में, उसमें हमने दो पढ़े थे कि अगर हम रेस्ट्रेनिंग टॉर्क डेवलप करें और वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करे रेस्ट्रेनिंग करंट, तो जितना रेस्ट्रेनिंग करंट बढ़ता जाएगा तो उससे जो है रेस्ट्रेनिंग टॉर्क भी इंक्रीज होता जाएगा और रिले जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चलती जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके सामने है जी, ये उसका बैलेंस बीम स्ट्रक्चर है रिले का। इसमें एक आर्मेचर है ऊपर, ठीक है जी, और आर्मेचर के साथ यहाँ स्प्रिंग कनेक्ट है और इसी आर्मेचर के साथ ये ट्रिप कॉन्टेक्ट्स हैं। ये जो रेड शो कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग कायल है, ठीक है। तो पहले वाले में जो था सिंपल डिफरेंशियल रिले में सिर्फ एक ही कायल यूज हो रही थी, ये वाली। अब जो है इसको मॉडिफाई किया गया है और इसमें एक और कायल ऐड कर दी गई है, रेस्ट्रेनिंग कायल जिसको कहते हैं। अब रेस्ट्रेनिंग कायल जो है, जो ए बी है, ए से बी, ये रेस्ट्रेनिंग कायल है और इसको बिल्कुल सेंटर टेप किया गया है इसके साथ, ऑपरेटिंग कायल के साथ। इसका जो दूसरा सर्किट है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन आर, यानी टोटल जो है नंबर ऑफ टर्न्स है एन आर, इनको इक्वली जो है एन आर बाई टू और एन आर बाई टू, यानी हाफ ऑफ, हाफ यहाँ रखा है और हाफ यहाँ रखा है। तो ये उसका जो है स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रेनिंग कायल है दैट इज कनेक्टेड इन द सर्कुलेटिंग करंट पाथ। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसको ये जो चीजें मैंने बताई है ये सारी लिखी हुई है। स्ट्रेनिंग कायल रिसीव्स दी थ्रू फॉल्ट करंट, इस कायल में थ्रू फॉल्ट करंट फ्लो करता है और ये जो रेड है इसमें स्पिल करंट फ्लो करता है। और ऑपरेटिंग coil is connected in the path of the spill current, nr by 2 number of turns of retaining coil section और n नॉट जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग coil। इसका जो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो यहाँ पे आप देखें जी, स्लाइड में आपको नजर आ रहा है वही चीज है। इसका सर्किट है विद द सीडी, तो ये उसी तरह है जी, दो सीटी ली और वही ऑपरेटिंग कायल है, लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है, ये दो कायल्स मजीद ऐड हो गई हैं। अब जैसे पिछला हमने पॉइंट में देखा था कि इन कायल में से कौन सा करंट फ्लो होता है तो अगर आप गौर से देखें तो इन कायल्स में ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ जाता है और फिर यहाँ से बैक टू अदर सिटी। तो इस कायल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस सिटी का है और इस कायल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस सिटी का है। और डायरेक्शन ऑफ करंट उसी तरह है, पोलैरिटी सारा कुछ आपने वही रखनी है। तो ये जो है ये एक सर्कुलेटिंग पाथ बन गया। एक तो ये है, दूसरा जो ऑपरेटिंग कायल है वो उसी में वही स्पिल करंट, इसकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की गई है। सिर्फ ऊपर जो ये वाली कायल थी इसकी सीरीज में, करंट के सीरीज में ये कायल लगा दी है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के इक्वल है। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्लोप होगी। तो उस स्लोप को फिर कैसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा जो एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले जी, एम्पेयर टर्न्स एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड सेक्शन ऑफ रेस्ट्रेनिंग का, ये जो ये वाला है इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो। तो नंबर ये जो एम्पेयर टर्न्स हैं इसको हम कहते हैं NI। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है, सबको पता है। N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, ये ट्रांसफार्मर का बेसिक। एम्पेयर टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड शुड बी इक्वल टू एम्पेयर टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड, जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे इस कायल का एम्पेयर टर्न्स कितना है, तो एम्पेयर टर्न्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं,
जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स के हैं उस काइल के। तो यहाँ पे जो है ये आपके सामने जी NR/2 नंबर ऑफ टर्न्स है ये, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1। ये लेफ्ट साइड सेक्शन में के एम्पेयर टर्न्स। अब हम आते हैं जी राइट साइड वाले। इसके जो एम्पेयर टर्न्स हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो इक्वल है, सेम है, लेकिन करंट इसमें I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे I1 और फिर दूसरे में I2 फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब इस पूरे, यानी चूंकि रेस्टेनिंग कायल है, पूरा इसको रेस्टेनिंग कायल कहते हैं, तो इनका टोटल एम्पेयर टर्न्स कितना होगा वो हमने यहाँ पे इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, दिस एम्पेयर टर्न्स प्लस एम्पेयर टर्न्स ऑफ दिस कॉइल, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एम्पेयर टर्न्स आ जाएगा, NR/2 कॉमन हो जाएगा और I1 प्लस I2 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब एम्पेयर टर्न्स जो है, ये आपको पता है कि एम्पेयर टर्न्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है फ्लक्स को, और बेसिकली जो है जो फ्लक्स प्रोडक्शन है वो MMF क्रिएट करता है। MMF ये आपने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक मशीन का पहले चैप्टर है, उसमें MMF, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिमिलरली जो एम्पेयर टर्न्स है या MMF, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर। फ्लक्स और करंट, जैसे मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वलेंसी आप करते हैं, तो करंट जो है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। तो जो एम्पेयर टर्न्स है विच इज आल्सो कॉल्ड MMF, तो ये जो है दे आर जो MMF है दैट प्रोड्यूस द फ्लक्स। सो ये जो एम्पेयर टर्न्स हैं दे आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी गई है, टॉर्क प्रोड्यूस बाय द रेस्ट्रेनिंग कॉइल, तो जितना उसका एम्पेयर टर्न्स बनता है विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। तो टॉर्क इक्वेशन हम ऑलरेडी जो है डिराइव तो नहीं की थी हमने, उसकी इक्वेशन लिखी थी, और अगर आपको याद हो, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi1 phi2 sin थीटा, या टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा if the theta value is constant। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल है phi1 phi2 के। अब यहाँ पे phi1 phi2 जो है वो दोनों जो है वो करंट की वजह से है। देखिए, अगर phi1 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो I1 की वजह से है और phi2 जो है वो I2 की वजह से, तो दोनों चूंकि करंट के प्रोपोर्शनल है, दैट इज वाई दोनों का हमने ये भी फ्लक्स है, करंट है, और वो भी है करंट है, तो दोनों को फ्लक्स I² आ गया। अब I² की जगह अगर प्रोपोर्शनैलिटी आप लगाएं फ्लक्स की तो फ्लक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है टार की, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये इस इक्वेशन की इज इक्वल टू, अब ये जो है ये इक्वेशन ये बेसिकली फ्लक्स बनता है ना, इसलिए कि आप देखें ये चीज जो है ये है एम्पेयर टर्न्स। एम्पेयर टर्न इज अगेन प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो टार्क जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्लक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमने ये सिंगल फ्लक्स है, इसका यहाँ पे हमने टोटल स्क्वायर ले लिया, ये ऊपर स्क्वायर आ गया, अंदर जो ब्रैकेट्स में दैट इज द फ्लक्स। तो ये जो है इक्वेशन जो है बन गई रेस्ट्रेनिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा इन द रेस्ट्रेनिंग कॉइल, ये उसकी जो इक्वेशन M जो है इसके ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ऑपरेटिंग कॉइल की तरफ आते हैं, इसका टॉर्क कितना बनेगा? उसमें भी जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N0 है इन एम्पेयर टर्न्स। तो यहाँ N0 को आपने मल्टीप्लाई किया और करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है इस कॉइल में I1 माइनस I2, उसको भी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो सेम इक्वेशन। और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो इक्वल है,
m यहाँ भी है या m यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रिले। तो ये दो चीजें जो है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन टॉर्क और ये वाली इक्वेशन टॉर्क की, ये रेस्ट्रेनिंग कॉइल का टॉर्क है और ये है ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क। अब यहाँ पे इस रिले में दो टार्क्स आपने जनरेट कर दी, एक रेस्ट्रेनिंग कॉइल का टार्क, एक ऑपरेटिंग कॉइल का टार्क। अच्छा, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी? नो सर, आगे जी। अच्छा जी, अब हम ये जो है व्हेन द रिले इज एट द वर्ज ऑफ ऑपरेशन, ये बिल्कुल वर्ज ऑपरेशन आपको पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रिले जो है वो बैलेंस है। बैलेंस से मुराद क्या है जी? बैलेंस से मुराद है कि हम अगर वापस स्ट्रक्चर पे आ जाएं, ये जी आपके सामने ये बैलेंस बीम रिले है। तो बैलेंस कंडीशन कब होगी? ये आर्मेचर है, अगर इस कायल का टॉर्क और इस कायल का टॉर्क आपस में यानी इक्वल हो, है तो अपोजिट, लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो ये आर्मेचर जो है ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। मतलब है कि अगर ये जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यहाँ पे इस आर्मेचर को दे रहा है तो ऑपरेटिंग कॉइल भी उतना ही दे रहा है। इसके साथ एक और चीज भी नोट कर लें, ऊपर जो स्प्रिंग है, दैट स्प्रिंग इज आल्सो प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रेनिंग टॉर्क, याद रखना है। तो ये जो रेस्ट्रेनिंग कॉइल का टॉर्क है और स्प्रिंग का, ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये भी जो है अगर ऑपरेटिंग कॉइल इसको अटैक कर रहा है तो ये स्प्रिंग जो है उसको वापस अपनी तरफ खींचता है। इट मीन्स कि ये जो है रेस्ट्रेनिंग टार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हेन द रिले इज एट द वर्ज ऑफ ऑपरेशन, ये दोनों टार्क्स यानी ये टार्क प्लस ये टार्क इज इक्वल टू ऑपरेटिंग टार्क, और ये जो आर्मेचर है बैलेंस रहेगा, और कॉन्टैक्ट जो है, जो ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है वो क्लोज नहीं होंगे यानी ऑपरेट नहीं होंगे। तो ये है इसका बैलेंस कंडीशन। तो अभी जो दो टार्क्स हमने ये जो इक्वेशन हमने दोनों टास्क की, उनको अगर हम इक्वल करें और कंडीशन हमने लगाई कि व्हेन द रिले इज एट द वर्ज ऑफ ऑपरेशन, तो दोनों टास्क ऑपरेटिंग कॉइल का टार्क और रेस्ट्रेनिंग कॉइल का टार्क ये इक्वल होंगे। यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू K I1 प्लस I2, ये आ जाएगी, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो हमने, क्योंकि एन आर जो है यहाँ आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू एन आर बाई एम नॉट, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रेस्ट्रेनिंग कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द ऑपरेटिंग कॉइल, ये वैल्यू आप की आ जाएगी। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को जैसे हमने देखा वहां पे कि एक तो ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क है, एक जो है रेस्ट्रेनिंग कॉइल का टॉर्क है, और एक हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड कर दिया के नॉट। तो के नॉट क्या है? बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे हमने कहा कि जो रेस्ट्रेनिंग कॉइल है उसका टार्क और स्प्रिंग का ये दोनों ऐड होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द ऑपरेटिंग टार्क। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गई जी, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू K, और आगे I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस K नॉट। ये जो इक्वेशन है इसको हम जरा चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये बेसिकली इक्वेशन क्या चीज है। तो यहाँ पे वही इक्वेशन ये शो की गई है, और इसको अगर हम ड्रा कर दें, ये इक्वेशन अगर हम ड्रा कर दें, तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से ये वाला। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी जी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, सबको पता है जी। इसमें m जो है वो स्लोप है, और एक्स वाई जो है ये है
वेरिएबल्स हैं जी। सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है जी। तो वाई इंटरसेप्ट आप निकालते हैं, उसके बाद स्लोप भी आपको पता है स्लोप क्या है। अब हम ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है ये वाली, वो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे वाई एक्सिस के क्रॉस अगर हम ड्रा करें I1 माइनस I2, ये जो स्पीड करंट है, और एक्स एक्सिस के क्रॉस आप ड्रा करें I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, ये वाला। तो ये एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू आ जाएगी, यानी ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे के जो है इसके साथ कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, तो ये स्लोप आ गया के, और के नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये आ गया है जी सी वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ना यहीं पे चीज है वाई इंटरसेप्ट के नॉट, ये जो स्लोप है ये वाला, इस स्लोप को अब आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो डॉटेड आपको नजर आ रही है ये पहली वाली रिले है जो कि मॉडिफाइड नहीं है, उसका स्लोप एक्स एक्सेस 0, और ये है सिंपल डिफरेंशियल रिले का स्लोप। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इस स्लोप को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो था ये स्टेबिलिटी वाला था, ये सिंपल डिफरेंशियल रिले की स्टेबिलिटी ये पॉइंट है, अगर हम ये स्लोप चेंज कर दें, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू के की वैल्यू चेंज कर दें, तो फिर ये जो लाइन है ये वाली, ये ग्रीन जो आपको नजर आ रही है, लेट्स सपोज आपने यहाँ तक स्लोप बढ़ा दिया, जब आपने स्लोप इंक्रीज किया तो ये जो रिले की स्टेबिलिटी थी वो अब यहाँ से उठा के ये यहाँ तक स्टेबल हो गई, ठीक है जी। ये स्लोप जब आप चेंज करते हैं यू आर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द रिले। अच्छा, अब ये स्लोप कैसे आप चेंज करते हैं, यहाँ पे आप गौर से देखें जी, तो के की वैल्यू जो है वो है एन आर बाई एन नॉट, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें से कौन सी वैल्यू हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे रिले के स्ट्रक्चर में आपने देखा ऑपरेटिंग टॉर्क के टर्म्स को हम नहीं छेड़ते, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। हम जो चेंज करते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेस्टेनिंग कायल, उसको हम जो है इंक्रीज करते हैं। तो एनआर को हम चेंज करते हैं जिससे स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और जब इंक्रीज होता है तो रिले जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रेस्टेनिंग एरिया है ये, ठीक है जी, ये जो आपको येलो नजर आ रही है ये रेस्टेनिंग एरिया है, और ये ऊपर जो है ट्रिप रीजन है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं दिस इज एडजस्ट दी स्लोप, तो स्लोप को आप जो है एडजस्ट करके रिले को स्टेबल बना सकते जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा जी, यस सर। ये जो है कुछ पॉइंट्स है वो जो हमने डिस्कस किया है। ऊपर वाला जो है वो ट्रिप रीजन है जो स्लोप से ऊपर होगा, और बिलो दी स्ट्रेट लाइन जो है वो टार्क ज्यादा होता है रेस्टेनिंग टार्क, तो वो जो है रेस्टेनिंग रीजन है। और नीचे वाला जो पॉइंट है रेस्टेनिंग वाइंडिंग इज आल्सो नोन एज बायसिंग वाइंडिंग। ये बायस इसको क्यों कहते हैं, वो बायस इसलिए कहते हैं कि आप रिले को बायस करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट आप बायसिंग करते हैं कि वो जो है वो ऑपरेट ना हो, इसलिए इस रेस्टेनिंग वाइंडिंग बाज बुक्स में रेस्टेनिंग की जगह लिखा होता है जी बायस वाइंडिंग, तो बायसिंग वाइंडिंग जो है वो ये है। और ये जो स्लोप है स्लोप इज कॉल्ड परसेंटेज बायस, ठीक है जी। जो परसेंटेज का वर्ड यूज हुआ है रिले में वो इस स्लोप की वजह से, एंड स्लोप इज नॉर्मली अवेलेबल होता है परसेंट में, फॉर एग्जांपल 20%, 30%, 40%, तो वो परसेंटेज की वजह से इस रिले का नाम
परसेंटेज डिफरेंट रिले पढ़ गए। ठीक है जी। तो ब्लॉक डायग्राम जी हम जरा डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। अच्छा, ये जो है अभी तो सारी जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आ गई हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ डेफिनेटली नहीं मिलती है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, समझाने के लिए क्योंकि अभी भी यूज़ हो रही है बाज़ जगहों पे जो है डिफरेंशियल रिले, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वो यूज़ हो रही हैं। पुराने जो कहीं पे प्लांट्स पे आपको नजर आएंगी, पुराने जनरेटिंग स्टेशंस पे। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये पूरी रिले का जो है आपको शो कर रहा है। ये चीज़ आपने समझनी है, क्योंकि पिछला जो हमने डिस्कस किया है कि रिले सेटिंग कैसे होती है, तो इसमें टर्मिनल्स जो अवेलेबल हैं वो आप और से देखिए जी। एक टर्मिनल ये अवेलेबल है, एक टर्मिनल ये है, और एक टर्मिनल ये है। ठीक है जी। अगर हम पिछले रिले के साथ इसको कंपेयर करें तो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और वो सी था। ठीक है जी, 3 टर्मिनल्स। यानी इसको मैं दोबारा जो है आपकी रेफरेंस के लिए दोबारा अगर हम रिले की तरफ जाएं, ये आप देखिए, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और ये सी टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है सीटी के कनेक्शंस। दोबारा जी हम जाते हैं अपने स्लाइड पे। ये जी, यहाँ पे आपने प्राइमरी सीटी, यहाँ पे आपने दूसरी सीटी। ये जो है कॉमन पॉइंट है, एक सीटी का यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस दूसरी सीटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपने जी कनेक्शंस सीटी के किए हैं। इसके बाद जो है ना ये ट्रिप आउटपुट है। ये 2 टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट दिखाया गया है। ये जो है कॉन्टेक्ट, ये बेसिकली कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग कायल के साथ ये कनेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग कायल यानी बेसिकली वही आर्मेचर है जो पीछे रिले में आपने देखा कि जब ऑपरेटिंग कायल का टार्क बढ़ जाता है तो फिर ट्रिप कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाते हैं, और सिग्नल जो है यहाँ से होता है वो ट्रिप सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये तो ट्रिप वाला है। अब हम आते हैं जी, यहाँ पे है स्लोप एडजस्टमेंट। ये इस किस्म का एक आपको एडजस्टमेंट नॉब नजर आएगा, और ये जो है चीज समझने वाली है। यहाँ पे देखें जी, आपको जैसे हमने ओवर करंट रिले में देखा था, वो पिन जो सिलेक्शन वाला पिन था, ये भी उसी तरह है कि आप इनमें से कौन सी वाइंडिंग सेलेक्ट करते हैं स्लोप के लिए। यहाँ पे नीचे आप नजर आ रहे हैं आपको, अगर आप 1 वाइंडिंग सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1, तो आपने स्लोप सेलेक्ट किया 20%। अगर आप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप स्लोप सेलेक्ट करेंगे 30%। एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्लोप, तो आप 1 से 3 की तरफ आएंगे। अब ये एक चीज ये भी याद रखनी है, ये जो आपको डॉटेड नजर आ रहा है लेवर नाप, ये दोनों जो है, दोनों सिलेक्शन वो एट ए टाइम करता है और इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स करता है। ये याद रखना है। ये नहीं है कि जी यहाँ पे अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स NR/2 करता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स NR करेगा। नो, यहाँ भी NR/2। ये नहीं मतलब क्या है कि जब आप सिलेक्ट करते हैं दोनों नंबर ऑफ टर्न्स वो इक्वल होते हैं, एट ए टाइम इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेट सपोज अगर आपने 2 को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो जितने 2 के साथ बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ भी बनते हैं 2 के साथ। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने यहाँ सेलेक्ट होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ भी सेलेक्ट होते हैं, और वहाँ पे जो है ये 3 आपके पास, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये जो है स्लोप की वैल्यू। बाकी उसमें स्लोप की वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर में इससे ज़्यादा भी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे इजीली जो है ना आपने पैरामीटर ही सेलेक्ट करना होता है। वापडा जो स्लोप यूज़ कर रहा है
अपने मैक्सिमम 40% स्लोप वापडा यूज़ करे अपने ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस में, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है जनरेटर साइड पे स्लोप जो है वो लोअर की तरफ जाता है 20%, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा इतना एक्सटर्नल फॉल्ट की, तो वहाँ पे स्लोप जो है वो 10% भी यूज़र है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जनरेटर की बात कर रहा है। ट्रांसफार्मर में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 40% स्लोप। तो ये जी है इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। अच्छा जी, अब ये रिले तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद इस रिले की एप्लीकेशन है। अब हम ट्रांसफार्मर लेंगे जी, पावर एक्सक्यूज मी ट्रांसफार्मर सर, हम लेंगे जी। स्लोप एडजस्टमेंट समझ नहीं आई सर। अच्छा दोबारा देख लीजिए। यस देखिए सर। जी, अगर मैंने जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि स्लोप को आप कैसे चेंज करते हैं, तो हमने कहा कि स्लोप में NR बाई N0 है। अब NR को हम चेंज करते हैं जिससे आपके पास स्लोप जो है वो चेंज होता है। अब NR कैसे चेंज करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। आपको याद होगा ओवर करंट रिले में जब हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते थे, फ्लक्स सेटिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप पिन निकालते थे 1 2 3 अप टू 7, उसी यानी कोई भी आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते थे। जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो यहाँ पे भी वैसी है, आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिन दो यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। इनको आप यूज समझे कि ये दो पिन है, लेकिन दोनों पिन जो है वो एट ए टाइम नंबर ऑफ टर्न सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं स्लोप 1 सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये जो नाब है यहाँ पे एक नाब लगा होता है, उसको आप जैसे रेडियो बैंड होता है, आप उसको या CRO में आप एडजस्टमेंट करते हैं, उसी से आप एडजस्टमेंट करके लेट सपोज आपने नंबर 1 सिलेक्ट किया, तो जब नंबर 1 सिलेक्ट किया मीन्स कि आप यहाँ पे देखिए जी 1 जो है वो 20% स्लोप आपको देता है। जब आपने 1 सिलेक्ट किया तो ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला एरो ये यहाँ हो जाएगा और ये वाला एरो जो है वो यहाँ हो जाएगा। यानी इसकी ऐसी एडजस्टमेंट होती है कि दोनों जो है यहाँ 1 है तो फिर वहाँ भी 1 सेलेक्ट हो। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स देखें, अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ तो 1 में ये नंबर ऑफ टर्न्स है और फिर यहाँ से निकला, और अगर ये यहाँ पे होगा तो फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो दोनों नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1 और 1 में इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ 2 में जितने यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स जितने ये बनते हैं उतने नंबर ऑफ टर्न्स ये भी बनते हैं। अगर आप 3 सिलेक्ट करते हैं, ये वाला 3 है, तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 जो है वो यहाँ से ये नंबर ऑफ टर्न्स सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो एरो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है आप नंबर ऑफ टर्न सिलेक्ट करके स्लोप को आप एडजस्ट कर सकते हैं जी। ठीक है सर। ठीक है जी। जी तो अब ये जो है ये रिले जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन पे। तो थोड़ा सा स्टार्ट करें जी नया चैप्टर। सर। काफी है आज के लिए। सर नमाज का टाइम भी है। काफी है? यस सर। नमाज का टाइम भी है सर। यस सर, इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ लेंगे सर अच्छा क्विज आसान बनाए चलिए सर। ठीक है। ये इंशाल्लाह किस टाइम होगा? टाइम जो है ना आप बताएं, टाइम मेरे ख्याल में 1:15 ठीक रहेगा सर यस सर एक से ठीक है। सर जी। 1 बजे से 1 बजे से सही है ना सर? 1:20 तक टाइम दे दें, फिर नमाज का टाइम भी हो जाएगा। नमाज का टाइम अच्छा 1 से 1:20 तक। यस सर। यस सर। ओके, फिर ये जितने भी लोग हैं जो लोग अभी नहीं है उनको भी बता दें, ठीक है जी। 1 बजे स्टार्ट होगा। सर और क्विज आसान बनाए सर। जी क्विज आसान बनाए सर। ये मैंने तो कोशिश की है यार, पिछला भी जो है ना आसान बनाया हुआ आप लोग थोड़ा सा अगर आप सर फ्लाइट से बनना है सर, बस स्लाइड से बनाओ। भी है सर। यस सर सर। सर इरफान भी है बोल सर। रहे हैं?
ये इरफानुल्लाह यस है? सर यस सर हाँ यस इरफान, सर यस इरफानुल्लाह जो बेचारे शादीशुदा होते हैं ना वो वही मजलूम होते हैं। ओके जी, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है ना ठीक है 1 बजे स्टार्ट होगा, 1:20 पे स्टाफ होगा, और मैं कोशिश करूंगा या 5 क्वेश्चन होंगे या 3 होंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ओके जी, और कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू। सर अल्लाह टाइम हाफिज़। थोड़ा ज्यादा देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।